भरतपुर के पास एक क्षेत्र है भरतपुर। भरतपुर में एक वीरेंद्र नगर इलाका है जहां पर विजय वशिष्ठ नाम के व्यक्ति रहते हैं, करोड़पति हैं और इनकी भरतपुर में बड़ी संपत्ति है। लेकिन एक साल पहले इनका निधन हो जाता है। निधन के बाद जो अनुकंपा है इनकी पत्नी को मिल जाती है, लेकिन अनुकंपा कहीं न कहीं विवादों का कारण बन जाती है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि परिवार में ही मनमुटाव होने लगता है। और एक साल बाद जो अनुकंपा लेने वाली विजय की पत्नी हैं नीरज वशिष्ठ, उनकी भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन क्या ये हादसा है या कोई दुर्घटना है या फिर जानबूझकर की हुई साजिश के तहत कोई वारदात है, हत्या है, यह सब जानेंगे। उससे पहले भानु ठाकुर का आपको नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। कहानी की शुरुआत करते हैं हम एक साल पहले से, जब विजय वशिष्ठ जो हैं भरतपुर के एक बढ़िया और करोड़पति व्यक्ति हैं, जिनकी मकान है, जमीन है और जगह जगह उनके बड़ा एक परिवार है। लेकिन वह भरतपुर में अपनी नीरज व्यास नाम की पत्नी और आरुषि बेटी के साथ ही एक मानसिक रूप से विकसित जो उनका बेटा है उनके साथ रहते हैं और ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी जान चली जाती है। जान जाने के बाद विजय वशिष्ठ जान जाने के बाद घर में मातम छाया रहता है। चाहे पत्नी हो या बच्चे हों, सभी में दुख रहता है। लेकिन परिवार उनका होश संभालते हैं, उन्हें यह सांत्वना देते हैं कि जो होना था हो गया, अब आगे की जिंदगी कैसे जीना है। पत्नी को समझाते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, इसी तरह दुखी रहेंगे तो कब तक ऐसा चलेगा, और अनुकंपा की प्रक्रिया को शुरू करवाते हैं। अनुकंपा को लेकर वह नीरज को समझाते हैं कि एक दिव्यांग आपका बच्चा है, उसकी जो फिजियोथेरेपी या लगातार उसका ध्यान देना है या परिवार को चलाने के लिए अनुकंपा आपको लेना चाहिए। जो बेटी है वो LLB की पढ़ाई कर रही है, तो ऐसे में उसको अच्छी नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, वह वकालत कर सकती है और आने वाले समय में जज भी बन सकती है। लेकिन जो आरुषि है वह प्रयास करती है कि उसे नौकरी मिले, और यहाँ पर परिजनों की समझाने के बाद जो नीरज विजय की पत्नी है वह अनुकंपा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुकंपा नियुक्ति होने के बाद एक साल के बीच कई तरह के वाद विवाद सामने आते हैं। आरुषि और नीरज दोनों के बीच इतना विवाद बढ़ जाता है इस अनुकंपा को लेकर कि आरुषि अपना जो वीरेंद्र नगर का घर है उसे छोड़कर वह कल्याण नगर जो भरतपुर का ही इलाका है वहां पर रहने लगती है और मम्मी से दूरियां बना लेती है। मनमुटाव लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ जो नीरज वशिष्ठ हैं वो अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं। लेकिन जो 26 जून की जो शाम है उसमें एक ऐसा हादसा घटता है जो एक झकझोर देता है नीरज को और वह घर से निकलना बंद कर देती है। यहाँ हम बता दें कि 26 जून को एक थार गाड़ी से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि ये एक हादसा है और हादसे में वह बच गई हैं और इसके कारण वह थोड़ा कम निकलना शुरू कर देती हैं। यूं भी नीरज जो वशिष्ठ हैं वह अपनी नौकरी और नौकरी से घर आने के बाद घर से बहुत कम निकलती हैं। लेकिन इस हादसे के बाद लगातार उनके घर के बाहर कभी नींबू फेंक देना, कभी मिर्ची फेंक देना या कभी अन्य तरह के मरे हुए पक्षियों को फेंक देना, ऐसा आम हो रहा था। वह आसपास के लोगों को बताती भी थी, लेकिन यह पता नहीं पड़ रहा था कि ये घटनाएं कौन कर रहा है। खुद में वह डरा हुआ महसूस करती हैं। लेकिन जो कि उनका बेटा है वह दिव्यांग है और उनका जो फिजियोथेरेपी का कराने का जो सिलसिला है वह उन्हें जरूरी होता है, इसलिए वह प्रयास करती हैं कि शाम के समय उसे लेकर जरूर जाएं। 3 जुलाई का शाम होती है, 4 और 5 बजे के बीच का यह कोई समय होता है। यहाँ एक स्कॉर्पियो वाहन उनके पीछे से आता है और नीरज वशिष्ठ को टक्कर मारता हुआ सीधा आगे निकल जाता है और इस टक्कर में नीरज वशिष्ठ की मौत हो जाती है। उनका अंतिम संस्कार होता है और सभी लोग इस बात का भी दुख मनाते हैं। लेकिन जो विजय के भाई हैं उनके मन में एक शंका पैदा होती है कि 1 साल पहले ही जो विजय हैं उनकी जान चली गई थी और जान जाने के बाद कहना चाहिए उनकी जो बीमारी थी वह ब्रेन हेमरेज की थी। ब्रेन हेमरेज होता है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद घर भी आ जाते हैं। घर आने के बाद अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन अचानक उनकी मौत हो जाती है। ये एक मन में उनके चलता है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। 1 साल ही हुआ और 1 साल के बाद ये हादसा जिसमें उनकी भाभी जो नीरज हैं उनकी जान चली जाती है। कुछ उनके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी साथी होते हैं, उनसे बात करते हैं कि 1 साल पहले ही उनके जो भाई हैं विजय, उनकी जान चली गई और अब भाभी की चली गई। इसमें CCTV फुटेज हैं, उनको खंगाला जाए और प्रयास किया जाए कि जो ये हादसा हुआ है उसकी जांच
निष्पक्ष तरीके से हो, वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। उनका कहना रहता है कि यदि हादसा है तो हादसा साबित हो, और यदि किसी तरह की किसी ने वारदात की है तो उसका भी खुलासा होना जरूरी है। उनकी बात को पुलिस गंभीरता से लेती है और लगभग 500 मीटर की दूरी पर लगे हुए सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है। यहाँ पता लगता है कि जिस समय हादसा होता है, नीरज को पीछे से जो स्कॉर्पियो टक्कर मारती है, वहां पर 2 लोग और जो होते हैं, उनका खेत पास में होता है, बाप बेटे रहते हैं। उनसे पूछताछ होती है तो वह बताते हैं कि स्कॉर्पियो टक्कर मारने के बाद 1 सेकंड भी नहीं रुकी और सीधी निकल गई। ये सीधी निकलने के बाद जो भरतपुर की चौपाटी होती है वहां पर जाकर खड़ी होती है, क्योंकि टक्कर मारने के बाद जो उसका एक साइड होता है वह डैमेज हो जाता है, चलने में थोड़ी परेशानी होती है। यहाँ से पुलिस उसकी जांच करती है। पहले वहां देखती है कि चौपाटी में एक स्कॉर्पियो खड़ी है जिसका नंबर HR 51CU 1230 होता है, और उसके पास ही एक मोटरसाइकिल भी है जो भरतपुर की रजिस्टर्ड है। इन दोनों मोटरसाइकिल को यहाँ भी देखा जाता है, और जब सीसीटीवी के पीछे की तरफ के विजुअल अलग अलग दुकानों या मकानों या अलग अलग जगह लगे होते हैं, उनको तलाशा जाता है, तो उनमें भी वो मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियो है उसके पैरेलल चलते हुए नजर आती है। पुलिस को एक शक होता है कि हो सकता है स्कॉर्पियो में बैठे लोग और जो मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग हैं उनमें आपसी तालमेल हो और ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक वारदात ही हो। यहाँ से पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। जो स्कॉर्पियो है वह हरियाणा की है, हरियाणा का नंबर है। जब वह पुलिस हरियाणा पहुंचती है तो वहाँ पता लगता है कि हेमंत नाम का एक व्यक्ति है जो इस स्कॉर्पियो को लेकर गया था और वो किराए पर लेकर गया था। यहाँ पुलिस पता करती है कि हेमंत कौन है। मोबाइल नंबर से ट्रेस करते हुए सबसे पहले हेमंत को गिरफ्तार करती है। हेमंत बताता है कि हम स्कॉर्पियो लेकर जरूर आए थे, लेकिन जिस दिन हादसा हुआ है उसमें आकाश और अरविंद नाम के 2 युवक हैं, वह उस गाड़ी को चला रहे थे। पुलिस आकाश और अरविंद को भी गिरफ्तार करती है और पूछती है कि जो मोटरसाइकिल पर आप भरतपुर की चौपाटी पर पहुंचने के बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर गए थे, वह मोटरसाइकिल किसकी थी। पता लगता है कि वह रोहित और मोहित नाम के 2 युवक हैं जो उनके ही दोस्त हैं। वो उनसे बातचीत करती है। रोहित और मोहित नाम के जो उनके दोस्त हैं वो उनके साथ बैठकर गए थे। यहाँ से पुलिस रोहित और मोहित को भी पकड़ती है और उनसे भी पूछताछ करती है कि आखिर ये कैसे तालमेल है कि तुम 500 मीटर से पहले से भी साथ चल रहे थे और आगे भी लगातार साथ चल रहे थे, ऐसा क्या हुआ। पता लगता है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत यह किया गया है। नाम आता है यहाँ जब 5 से पूछताछ की जाती है और पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती है तो पता लगता है कि मोहन स्वरूप नाम का एक व्यक्ति है, उसका नाम इस पूरे हादसे से जुड़ा हुआ दिखता है। मोहन स्वरूप को जब बुलाया जाता है तो मोहन स्वरूप कोई और नहीं बल्कि जो नीरज वशिष्ठ हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनके जेठ होते हैं। तो यहाँ जब पुलिस मोहन स्वरूप से पूछताछ करती है, उनके साथ मारपीट भी करती है, पता लगाती है कि ये स्कॉर्पियो क्यों बुलाई गई थी और आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य था। उद्देश्य आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। यह भरतपुर के छोटे से इलाके से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की खबर या फिर वारदात बन जाती है, क्योंकि इसमें जो अगला नाम शामिल होने वाला है यह किसी और का नहीं बल्कि नीरज की जो पुत्री है आरुषि, उसका नाम शामिल होता है। पुलिस आरुषि के पास पूछने जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस पूछना शुरू करती है तो आरुषि भड़क जाती है, बड़ा ही गुस्सा करती है कि आखिर तुम कैसे यहाँ पर आ गए, मेरी माँ की मृत्यु हुई है और ऊपर से मेरे से ही पूछताछ की जा रही है आरोपियों की तलाश की जगह। लेकिन पुलिस बड़े ही अच्छे से समझाती है कि आपको अनुकंपा मिलेगी क्योंकि आपकी जो मदर हैं उनकी मौत हुई है और हमें इसकी कार्रवाई के लिए पुलिस की जो कार्रवाई होती है वह पूरी करना जरूरी है। आरुषि पुलिस की बात सुनकर पुलिस के साथ पहुंच जाती है। थाने में पहुंचने के बाद जब जो भरतपुर के कहना चाहिए वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वह जब इस बात को लेकर आरुषि से बात करते हैं और उनका सीधा सवाल होता है कि आखिर आपने अपनी माँ का मर्डर क्यों करवाया। आरुषि चौंक जाती है और गुस्सा करने लगती है, लेकिन जब उससे बताया जाता है कि तुम्हारे जो ताऊजी हैं मोहन स्वरूप वह भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस हत्या में शामिल जो और हैं अरविंद, आकाश, मोहित, रोहित, हेमंत, सभी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, तो आरुषि भी टूट जाती है। आरुषि बताती है कि अनुकंपा को लेकर उनकी माँ और उनके बीच थोड़ा विवाद हो रहा था। वीरेंद्रपुर में जो उनका घर है वह घर छोड़कर अलग रहने लगी थी और प्रयास कर रही थी कि कैसे भी करके वह अनुकंपा उसे मिल जाए। यहाँ वह इस पूरी वारदात में अपने जो भाई हैं, जो ताऊजी के लड़के हैं बलराम को बताते हैं कि भरतपुर रोड पर जो 5 बीघा जमीन है उसकी कीमत करीब 5 से 6 करोड़ रुपए है, जबकि 2 करोड़ रुपए का वीरेंद्र नगर में और कल्याण नगर में 2 करोड़ रुपए का मकान है। यदि हम ऐसा करते हैं तो कुछ जमीन का हिस्सा तुम्हें भी मिल सकता है। बलराम जब पूछता है इसके लिए क्या करना होगा तो आरुषि उसे बताती है
कि यह करने के लिए तुम्हें मेरी माँ को रास्ते से हटाना होगा। यही बात बलराम अपने पिता मोहन स्वरूप को बताता है और मोहन स्वरूप यह पूरी रचना रचते हुए हेमंत के संपर्क में आता है। और हेमंत के संपर्क में आने के बाद हेमंत के जो दोस्त होते हैं 5 से 6 लड़के, उनसे बातचीत करके पूरी एक साजिश रची जाती है। पहले प्रयास किया जाता है 26 जून को थार के माध्यम से, और दूसरा जो प्रयास होता है वह 3 जुलाई को होता है, और 3 जुलाई को वह हत्या करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि हत्या कितनी ही सफाई से की जाए उसे छुपाया नहीं जाता, कहीं ना कहीं कोई ऐसा साक्ष्य छूट ही जाता है जिसमें हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी रिश्ते या किसी को दिल दुखाना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार ऐसे मामले आने के कारण कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आ रही है। ऐसा ना हो, इसके लिए आप प्रयास करें कि मन मुटाव को कम करें और शांत दिमाग से सोचें, और किसी भी तरह की वारदात करने से पहले बहुत कुछ सोचें कि इसके अंजाम सही नहीं होते। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। इनसाइट स्टोरी के लिए